वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द होम्योस्टेसिस। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि वर्ड होम्योस्टेसिस का ओरिजिन क्या है। ठीक है, ये बेसिकली कौन सा वर्ड है, किस टाइप का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखें कि होम्योस्टेसिस जो वर्ड है ये बेसिकली एक कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड का क्या मतलब है कि ये दो अल्फाज का मजमू है, यानी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज द होम्यो एंड द सेकंड वन इज द स्टेसिस। ठीक है, और ये हमने डिराइव किया है एक ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड है होम्यो, इसका मतलब है अनचेंजिंग, यानी किसी चीज़ का सेम रहना, चेंज ना होना या कांस्टेंट रहना किसी चीज़ का। एंड द सेकेंड वन इज द स्टेसिस, इसका मतलब है किसी चीज़ का स्टिल रहना। और अगर कलेक्टिवली हम इसका मतलब देखना चाहें तो होम्योस्टेसिस का मतलब है किसी चीज़ का एक कांस्टेंट रहना। बट अगर हम अपनी बॉडी कंडीशंस को देखें, इंटरनल बॉडी कंडीशंस को, ये बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन नैरो रेंज में इनमें कोई ना कोई चेंजिंग आती है, लेकिन ये एक लेवल पे कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बिल्कुल आसानी से इसे समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनका नियरली कांस्टेंट रहना। देन अगर हम देखें कि इंटरनल इन्वायरमेंट एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये क्या चीज़ें हैं, तभी हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट को देखें, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो जो फंक्शंस हो रहे हैं उनका बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है वो उन चीज़ों को कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है या पीएच है, वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है या उसमें जो जो फंक्शंस हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करता है या उनको कैसे इफेक्ट करता है, किन किन वेज में। ठीक है, तो ये अभी हम रीड भी कर लेते हैं ताकि हम आपकी बुक के साथ जो है वो स्टक रह सकें। द इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द कंडीशंस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर की कंडीशंस हैं वो बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, these conditions remain more or less constant despite changes such as the pH or temperature in the outside environment। तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें वाइड रेंज के चेंजेस आते हैं। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें हमें पता है कि सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और गर्मियों में टेम्परेचर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का भी इजाफा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहता है। ठीक है, उसमें एज सच इतना कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये बेसिकली होम्योस्टेसिस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, यानी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो वाइड रेंज की हैं। ठीक है, जबकि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें नैरो रेंज की चेंजेस आती हैं। अब अगर हम देखें कि ये फंक्शंस या होम्योस्टेसिस हो क्यों रहा है, तो ये स्टेबल करता है इन्वायरमेंट बिटवीन द सेल्स और फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो टर्म है या वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किसने कराया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस कराया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, वाल्टर कैनन। ठीक है, वाल्टर कैनन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी फर्स्टली। ठीक है, देन हम आते हैं द डेफिनेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ओरिजिन पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने के बाद डेफिनेशन को पढ़ना या अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, पहले हम यहाँ से रीड करते हैं फिर उसको थोड़ा कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है, उनको देखते हुए जो हमारे बॉडी है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है नैरो रेंज में चेंजिंग ला के, ये है होम्योस्टेसिस। ठीक है, देन हम एक फिगर से समझते हैं कि किस किस तरह से चेंजेस हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये अगर हम एक लिविंग बॉडी कंसीडर करें, ठीक है, ये लिविंग बॉडी कंसीडर करें, ठीक है, तो इसमें जो एक सेल है, ये सेल हम कंसीडर करें, ये इसका जो है वो एक हम इसने सेल कंसीडर कर लिया। देन इसका जो आउटसाइड है यानी हम इसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कह रहे हैं, और ये जो है हम इसे इंटरनल इन्वायरमेंट
ये हो गया हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर हम इसका देखें तो इस सेल के लिहाज से जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बन रहा है वो ये है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो सेलुलर इन्वायरमेंट है वो इसका ये वाला बन रहा है इस सेल का। और अगर इसका इंट्रा सेलुलर देखें तो ये इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। तो सबसे जो वाइडर रेंज की जो फ्लक्चुएशंस या चेंजिंग्स आएंगी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद की जो चेंजिंग्स हैं, सबसे जो माइन्यूट चेंजेस होंगी ना, जो सबसे स्मॉल रेंज की चेंजिंग्स है वो इंट्रासेल्यूलर इन्वायरमेंट में होंगी, ठीक है। देन यहाँ से हमने बेसिकली यहाँ से पता क्या चल रहा है कि जो फ्लक्चुएशंस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो रही हैं, ठीक है, वो वाइडर रेंज की हैं। जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हो रही हैं वो जो हैं वो नैरो रेंज की हैं। यहाँ से बार बार एक ही चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। ये हम इस तरह से रिटन फॉर्म में भी साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि बुक के साथ जो है वो स्टक रह सकें और अंडरस्टैंडिंग में बाद में बच्चों को कोई मसला ना हो। देन आता है द मैकेनिज्म ऑफ द होम्योस्टेसिस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो कि होम्योस्टेसिस में अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज द ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड वन इज द एक्सक्रीशन, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं साथ साथ। सेकंड वन इज द एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन इज द थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो जो मेन आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड द थर्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि कुछ मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो यूरिन की भी सिक्रेट हो रही होती है, जो हमारे पास वाटर है उसके साथ सिक्रेट हो रहा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो 2 प्रिंसिपल चीज़ें हैं वो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन है। तो सबसे पहला जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज द ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन अगर वर्ड को देखें सबसे पहले तो ऑस्मो जो है मीन ऑस्मोसिस से निकला है। ऑस्मोसिस आप सबको जैसे कि पहले से पता है, 9th 10th में आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना। बट इसमें जो मेन कंडीशन है वो क्या है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और रेगुलेशन का मतलब आपको पता है किसी चीज़ का मेंटेन रहना, ठीक है, किसी चीज़ को मेंटेन करना। तो इस वर्ड को देख के इसको अंडरस्टैंड करके अब हम जो है वो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द सल्यूट इन द गेन एंड द लॉस ऑफ द वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो मेन हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट वन इज द सल्यूट, ठीक है। सल्यूट भी आपको पता है कि सोल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द सल्यूट एंड सेकंड वन इज द सॉल्वेंट, ठीक है। सल्यूट की मिकदार हमेशा सोल्यूशन में कम होती है और सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, ठीक है। देन जो सेकंड चीज है वो क्या है, गेन एंड द लॉस ऑफ वाटर। गेन एंड लॉस हम दोनों क्यों टर्म्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वन गेन, ठीक है, जब हमारी बॉडी को पानी की ज्यादा जरूरत होगी देन हम क्या करेंगे कि वाटर को गेन करेंगे। और जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो एक्सेस हो जाएगा तो उसे या तो स्वेटिंग के जरिए रिमूव किया जाएगा या उसे यूरिनेशन। देन नेक्स्ट वन है हमारे पास द एक्सक्रीशन,